नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज की इस परिचर्चा में। और आप जानते हैं कि इस समय पूरे विश्व की दृष्टि और पूरे भारत की भी दृष्टि जो है वो इज़राइल और गाज़ा में क्या चल रहा है उसके ऊपर है। तो हम आज चर्चा करेंगे पंकज सक्सेना जी से कि ये सारा मसला, ये आरंभ कहाँ से होता है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है। आपका स्वागत है पंकज जी। नमस्ते और बहुत बहुत धन्यवाद जयपुर डायलॉग्स में मुझे बुलाने। पंकज जी, ये जो पूरा जो क्षेत्र है, यदि हम बात करें 20वीं शताब्दी के आरंभ से, तो 20वीं शताब्दी में ये पूरा क्षेत्र जो था वो खिलाफत उस्मानिया के पास था, जिसको ऑटोमन एम्पायर कहते हैं। जी और ऑटोमन एम्पायर जो है ये पूरे इस क्षेत्र पर राज्य करती थी। जो आज जो देश आप अलग अलग देख रहे हैं, जिसमें इराक है, सीरिया है और जी लेबनान है, और आपका उम, तुर्की में तो ख़ैर वो थे ही, वहीं से फिर जॉर्डन। राज ही करते थे। जी जॉर्डन है, जी और जो इस वक़्त का जो सऊदी अरब का वो पार्ट, जो हिजाज़ वाला जी पार्ट है, गुजरात। या जहाँ जी मक्का और मदीना आते हैं, जी जी यानी जो रेड सी से लगता हुआ जो पूरी जो वो स्ट्रिप है वो, और जो आज का इज़राइल है, और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, गाज़ा, ये सब जो है, ये खिलाफ़त उस्मानिया में आते थे। जी और मिस्र का भी एरिया जो था वो खिलाफत आता उस्मानिया था। में आता था। तो उसके अलावा आप भी जानते हैं कि मिस्र के अलावा जो नॉर्थ अफ्रीका पूरा वो भी खिलाफत उस्मानिया में था। तो ये प्रथम विश्व युद्ध में जब ये खिलाफत उस्मानिया टूटी, तो इन सब क्षेत्रों को अलग-अलग, विशेषकर इंग्लैंड ने और फ्रांस ने आपस में बाँटा। तो ये जो फ़िलिस्तीन का जो क्षेत्र है, ये पूरा आया इंग्लैंड के हिस्से में, और जी जो ये लेबनान, सीरिया इत्यादि का जो हिस्सा है वो गया आपके फ्रांस। फ्रांस के हिस्से में। जी तो ये जॉर्डन और पैलेस्टाइन मैंडेट, जो मैंडेटरी पैलेस्टाइन, या जी मैंडेट ऑफ पैलेस्टाइन जिसको कहते हैं। और इसको जो, या आप इतिहास में जाएँ तो ये पैलेस्टाइन मैंडेट अलग से बनाई इसलिए गई थी कि भई जो बात कर रहे थे कि एक जूइश होमलैंड होनी चाहिए। जी तो बाद में उसके बाद से आप जानते हैं कि किस प्रकार से बातें आगे चली। तो मैं चाहूँगा कि इस पृष्ठभूमि से आप आरंभ करें और आप हमें बताएँ कि आज जी का जो ये हमारा जो संग्राम या संघर्ष हो रहा है, ये जी आगे कैसे बढ़ा? जी। तो अ, आपने बहुत अच्छी पृष्ठभूमि बांधी इस 20वीं शताब्दी की इजराइल और फिलिस्तीन की। तो जो आज इजराइल है और इजराइल और फिलिस्तीन आज एक ही कह सकते हैं कि एक ही नक्शे में आप उन दोनों को देख सकते हैं। जैसा आपने बोला कि ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट था, मैंडेट ऑफ पैलेस्टाइन था, और वो जॉर्डन और आज के जो देश हैं, जॉर्डन और इजराइल, इन दो में बटा हुआ था। तो जिस अनुसार अगर उनकी जनसंख्या उस समय की देखी जाए, तो जो सबसे पहला बाल्फूर डिक्लेरेशन बहुत पहले हो चुका था, जिसमें कुछ पश्चिमी देशों ने खासतौर से ब्रिटेन ने उन्हें यह आश्वासन दिया था यहूदियों को कि उनके लिए एक देश बनाया जाएगा, इजराइल के यरूशलेम के आसपास एक देश बनाया जाएगा जहां यहूदी 2000 वर्षों से अधिक, लगभग 2500 वर्षों से निरंतर वहां रहते आ रहे थे। और पिछले 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी के आरंभ में और भी अधिक यहूदी वहां पर बसने लगे थे। तो ये कहना कि वहां सीधे फिलिस्तीन में जाके उन्होंने और फिलिस्तीन को हटा के इजराइल बनाया, ऐसा तो नहीं हुआ। वहां के जो घर थे वो लगभग सब एक के बाद सदियों से वे वहां रहायश थी, और एक के बाद एक 20वीं शताब्दी, 19वीं 20वीं शताब्दी में खरीदते आ रहे थे। और उनको ये आश्वासन दिया भी गया था, क्योंकि उनका कोई घर था नहीं, 2,500 साल से वे इधर उधर घूम रहे थे और बात चली रही थी कि ऐसा करना है। और जब हम देखते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध में सबसे बड़ा नरसंहार आधुनिक विश्व में जो यहूदियों को हुआ, जो नाजियों ने यूरोप में, जो होलोकॉस्ट के नाम से हम जानते हैं जिसको, जिसमें लगभग 45% यहूदी आबादी वहां की, जिसको नष्ट कर दिया गया। तो उसके बाद उनको पूरे पश्चिम का जो अंतःकरण है वो जागा, उन्हें लगा कि अब तो यहूदियों के लिए एक देश होना ही चाहिए। तब इसराइल का गठन हुआ, जो वहां पर पहले से ही यहूदी रह रहे थे।
परंतु बात यह है कि ये पहले भी इतिहास में बार बार हो चुका है। यरूशलेम जो है, हम अगर उसकी बात करें तो वह वहां पर दो बड़े प्रोफेटिक मोनोथिस्टिक, ईश्वरवादी पैगंबरवादी जो ये मजहब है, उनका जन्म हुआ, ईसाइयत का और यहूदी मजहब का, जुडाइज्म का और क्रिश्चियनिटी का। पर यहाँ इस्लाम का कोई, ना इस्लाम का यहाँ उदय हुआ था, ना इस्लाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थल था। परंतु चूंकि यहूदियों के लिए, ईसाइयों के लिए था, तो जो इतिहास रहा है इस्लाम का, उन्होंने भी एक काल्पनिक घटना से अपना जो दावा यरूशलेम के ऊपर किया। बड़ी रोचक घटना है वो। तो उससे उनका दावा वहां हुआ। वो मेराज वाली जो जी, घटना है। जी, अल बुर्राक पे जाके, और वहां पर पग के निशान भी बोले हैं कि स्वप्न में वह हुआ है ये सब, कि स्वप्न में कैसे वह पैगंबर साहब वहां गए, और इस कारण से यरूशलेम उनका है। और बाद में इस्लामी सेनाओं ने उनको बार बार यरूशलेम को लिया, परंतु उनके लिए कभी वह बहुत महत्वपूर्ण स्थल रहा नहीं। केवल जब ये जब मध्य युग में क्रूसेड जब चल रहे थे, तो क्रूसेड के समय में भी जब ईसाइयों ने अपनी सल्तनत एक के बाद टायर, सिडोन और इधर जब स्थापित की, तो उस समय जो मुसलमानों का आकर्षण इसकी ओर गया कि हमसे, भले ही हम उनके लिए बहुत गैर महत्वपूर्ण स्थल था, परंतु उसके बाद उन्होंने अपनी सारी सेनाएं जुटा के उसको हटाया। और जब 1948 में इसराइल की स्थापना हुई, दूसरे विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद, यहूदियों के नरसंहार के बाद, यहूदियों के ही स्थान पर, और जब उनकी स्थापना हुई, तो फिर से उनका संकल्प बड़ा दृढ़ हो गया कि यहाँ से यहूदियों को हटाना है। हमास का चार्टर अगर आप देखेंगे, और हमास वेस्ट बैंक में वह रूलिंग पार्टी, हमास का ही जो भाग है फतह, वह रूलिंग पार्टी है। उनके चार्टर में लिखा हुआ है कि हमारा जो लक्ष्य है वह यहूदियों को मेडिटेरेनियन सी में, भूमध्य सागर में धकेलना है। जो ये बिल्कुल नरसंहार उनका बिल्कुल उनका स्पष्ट लिखा हुआ है। जी, स्पष्ट ऑब्लिटरेशन लिखा लिखा हुआ हुआ है है। कि जी, उसको ऑब्लिटरेट और कर रहे हैं। जी, और इसको वो ये इलेक्टेड पार्टी है, और 95% उनको वोट मिलते हैं। तो जब ये कहा जाता है, जब यहूदी कहते हैं, जब उनका सामना करने वाले ये कहते हैं कि आप, ये जो सारे फिलिस्तीनी उनका समर्थन करते हैं, फतह का और हमास का, उन्हें हम आतंकवादी माने, तो गलत क्या है? क्योंकि उनका एजेंडा बहुत स्पष्ट है। वो ये कहते हैं कि सारे यहूदियों को हम भूमध्य सागर में धकेलना, ये हमारा एजेंडा है। अब इसको जो भी समर्थन करेगा, वह जेनोसाइड का समर्थन, नरसंहार के समर्थन करने वाला तो बना ही। तो इस प्रकार से 48 में जब से यह इजराइल की गणना हुई, उसके बाद से निरंतर ऐसा कोई मास नहीं है, जबकि आसपास के सारे इस्लामी देशों ने गाजा और वेस्ट बैंक में रहने वाले फिलिस्तीनियों ने इजराइल के ऊपर प्राण घातक हमले ना किए। पहले तो जो उनकी जनसंख्या थी, उसका अगर अनुपात देखें उस समय, तो आज का जो पूरा इजराइल प्लस पैलेस्टाइन है, वह यहूदियों के पास ही होना था। एक बहुत सुंदर बात यहूदी जो स्कॉलर कहते हैं कि जॉर्डन इज पैलेस्टाइन। जो विभाजन हुआ था, जिस प्रकार से भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ है, पाकिस्तान मुसलमानों के लिए बनाया गया था। जो आज जो भी सारे दावे भारत के अंदर वो हैं, वो अगर इतिहास को हम देखें, इतिहास को हम मानते हैं, क्योंकि आज जब नरसंहार किया, आपने तो वीडियो भी हम सबने देखे हैं, किस प्रकार से कुछ नवजात शिशुओं के गर्दन काटी गई, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके पेट चीर के, यहूदी जो महिलाएं हैं उनके पेट चीर के बच्चे निकाले गए। तब जब हम ये जो मानवाधिकारवादियों को जब हम बात करते हैं, तो कहते हैं इतिहास को देखना चाहिए। तो अगर हम इतिहास को देखें, तो भारत पाकिस्तान का विभाजन ही मजहब के आधार पर हुआ। जॉर्डन इज पैलेस्टाइन, जॉर्डन ही पैलेस्टाइन है। उनको एक इतना बड़ा देश दिया गया जो कि गरीब देश भी नहीं है, जिसके पास संसाधनों की कमी नहीं है, और वहां पर वे सारे बड़े प्रसन्नता से, बहुत सारा, अगर आप नक्शे को देखें तो बहुत बड़ा नक्शा है, बहुत उनके पास भूमि है, तेल का बहुत सारा धन है, वे वहां रह सकते हैं, परंतु वे वहां भी नहीं रहते। जो बाकी जो इजराइल बचा, उसमें इजराइल और पैलेस्टाइन हुआ। अब अगर हम चर्चा करें, तो वेस्ट बैंक और गाजा में एक भी यहूदी नहीं है, क्योंकि जब वे इजराइल में घुस के उनके नवजात शिशुओं की गर्दनें काट रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि यहूदी किस प्रकार से गाजा और वेस्ट बैंक में रह पाएंगे। तो वहां तो 100% मुसलमान है, वहां एक भी यहूदी नहीं है। अब जो इजराइल का जो बचा हुआ हिस्सा है, उसके अंदर 18 से 19% मुसलमान हैं, जिनको वोटिंग राइट्स हैं।
मानवाधिकार तो आप छोड़ ही दीजिए, जिनको वोट करने का अधिकार है। और हम पूरी दुनिया, ये सारे मानवाधिकार वाले ये लगे हुए हैं कि जो इजराइल है वह अपार्थाइड करता है, वह अत्याचार करता है, और फिलिस्तीन नवजात शिशुओं की गर्दन काटने के बाद भी उनका मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। तो 48 से ही उन्होंने उनके ऊपर अटैक करना, आक्रमण करना आरंभ कर दिया। 6 महीने का युद्ध हुआ, उसके जैसे ही उसका जन्म हुआ इसराइल का, तो जो सारे आसपास के देश थे, इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, सबने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया कि यही इसको 23 अरब देशों का गठबंधन था जी वो जी। और 1948 ये में जो तीनों युद्ध इन्होंने किया था। जी, और सब साथ में मिलके तीनों जो आसपास जो उनके भूमि लगी थी, सीमा लगी थी, वहां से सब उनपे युद्ध हुआ, जिससे कि उन्हें लगा कि ये छोटे से हैं, जरा से हैं, अभी इनका जन्म ही हो रहा है, अभी इनको समाप्त कर दिया जाए। तो वो प्रयास किया, 6 महीने तक प्रयास किया, परंतु बहुत अच्छी, ये यहूदियों से बहुत सीखने की बात है कि उन्होंने ये सदियों से इस प्रिपरेशन किया था, इसके लिए वे तैयार थे, और वे उस युद्ध से जीते जीते और बहुत अच्छे रूप से जीते। उन्होंने इसराइल की स्थापना की, इस युद्ध में भी इसराइल की, और जनतंत्र और गणतंत्र की स्थापना की। देखिए, इसराइल सदैव एक जनतंत्र और गणतंत्र रहा है, वहां पर हर प्रकार की स्वतंत्रता इसमें एक है। और रोचक तथ्य है, जो जी यूएन का जो पार्टीशन का जो प्लान था, यूएन का जो जी पार्टीशन प्लान था, जी उसमें ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं, इसका जी 68% यहूदियों को और 32% फिलिस्तीनियों को दिया गया था। जी लेकिन जी जी जब युद्ध समाप्त हुआ, तब 79% यानी 79% जो था, वो जी, इसराइल के पास आ चुका था। इसराइल के पास। और जो शेष 21% था, उसमें से जो वेस्ट बैंक था, उसके ऊपर जॉर्डन ने कब्जा कर लिया, और जो जी गाजा स्ट्रिप थी, उसके ऊपर मिस्र ने, इजिप्ट ने कब्जा कर लिया। जी जी और ये फिलिस्तीनी जो हैं, ये इजराइल को गाली दे रहे हैं। ये कभी नहीं कहते कि भाई, जब अरबों के पास सत्ता जी थी, या जब अरबों के पास शक्ति थी, तब तो उन्होंने फिलिस्तीन के ऊपर खुद का कब्जा कर रखा था। जी जी। और और बाद में 67 के युद्ध में, जी, जब 67 में, इसके बाद फिर आपको पता है वो सुएज कैनाल वाला 56 में युद्ध हुआ। 56 में इस हुआ, फिर 6 डेज वॉर हुआ, 6 दिन का जो युद्ध था, जो जो 67 निरंतर में हुआ, युद्धरत रहा है। जी फिर 73 में हुआ। जी। योम किप्पुर वॉर, और उनके जो त्योहार हैं, जो जैसे आज भी मेरे ख्याल से फ्राइडे को, जो शुक्रवार को, ये सबसे बड़ा जो अटैक अभी हमास ने किया है, जिसमें 1200, अगर आप 9/11 को देखें तो मेरे सैटरडे सैटरडे अनुसार को किया तीन, था इन्होंने, जूइश सैबत के दिन किया था। हाँ, जूइश सब्त के दिन किया था। तो उनके जो लेकिन त्योहार है, उनका जो पवित्र दिन है, उस दिन उन्होंने वह अटैक किया। 9/11 में मेरे अनुसार 3,000 के लगभग कुछ जान गई थी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जो अटैक था, और या जो पेंटागन था। और यहाँ 1200, और 1200 देखिए, कोई एक बॉम्ब नहीं है, ये इंडिविजुअल किलिंग, स्ट्रेफिंग जिसको कहते हैं, कि वो जिस म्यूजिक फेस्टिवल में गए, उसमें जाके सीधे गोलियां चलाना, घरों में घुस के 2-2, 3-3 वर्ष के बच्चों के गर्दन काटना, इतनी बर्बरता से 1200। अभी भी पूरा आंकड़ा सामने नहीं आया, हो सकता है, मैं तो कहता हूँ निश्चित ही अभी तो ये पूरा स्पष्ट नहीं है कि कितने इजरायलियों को, यहूदियों को ये अपने सीमा से खींच के गाजा के अंदर ले गए। तो वो भी मेरे ख्याल से 150-200 तो अभी और अधिक बंदी, यहूदी बंदी उनके उसमें होंगे, जिनके बचने का तो बहुत ही कम संभावना लगती है इस समय। इसराइल कितना भी, क्योंकि जब आक्रमण करेगा तो बीच में उनकी हत्या तो वे कर ही देंगे। तो लगभग 1500, 9/11 जैसा, और 1500 इस देश के लिए जिसकी जनसंख्या लगभग 1 करोड़ से भी कम है, और यहूदी उसमें और भी कम है। तो ये जब ऐसी स्थिति है, इतना बड़ा उनके ऊपर ये हमला किया है, उसमें भी सारे मानव अधिकार, आप देखिए, जो उनका जो इस्लाम का शत्रुबोध इतना तीव्र है कि पूरे विश्व में, आप भारत में इस समय देखिए कि किस प्रकार से एक एक इस्लामी संस्था बड़े स्पष्ट रूप से फिलिस्तीनियों का ही समर्थन कर रही है, जबकि पूरा इतिहास है। 6 डेज वॉर हुआ, उसके बाद वॉर ऑफ अट्राइशन 1967 में 6 डेज वॉर हुआ, 1967 से 70 से धीरे धीरे अटैक करके उन्हें थकाने का वॉर ऑफ अट्राइशन, फिर 1973 में योम किप्पुर वॉर, 1972 से 82 तक लेबनान के थ्रू, जब लेबनान में भी उन्होंने
गृह युद्ध करा के, वह एक अलग विषय, हम बात कर चुके हैं पहले भी, गृह युद्ध करा के लेबनान का नाश किया इस कारण से क्योंकि जो लेबनान के ईसाई थे, वे जो मैरोनाइट जो ईसाई थे, वे इजराइल का समर्थन करते थे। स्वाभाविक है, क्योंकि वे भी जनतंत्र गणतंत्र का समर्थन करते थे, वे भी शांति से रहना पसंद करते थे और वो इजराइल का समर्थन करते थे। उनका वर्चस्व समाप्त करने के लिए लेबनान में सिविल वॉर किया, लेबनान को समाप्त किया और उसके बाद फिर इजराइल को चारों ओर से घेर लिया और लेबनान में हिजबुल्लाह जो है वह बड़ी शक्तिशाली हो गई। और फिर फर्स्ट इंटीफेडा, सेकंड इंटीफेडा, तो अगर आप 1948 से लेकर 2023 तक देखें, शायद ही कुछ ऐसे मास होंगे जब इजराइल के ऊपर हमला नहीं हुआ होगा। और इजराइल ने बड़े चुपचाप, आयरन डोम कहते हैं अब इसको भी, पूरा विश्व जो कहता है इजराइल के पास तो आयरन डोम है, पैलेस्टाइन के पास नहीं है। पैलेस्टाइन के पास क्यों होगा? फिलिस्तीन ही उनके ऊपर हमला कर रहा है। इजराइल कभी भी बिना किसी उकसाए हुए उनके ऊपर इतने, जबकि उनके चार्टर में उनका जेनोसाइड लिखा हुआ है, हमास के चार्टर में, फिर भी बिना उकसाए इजराइल हमला नहीं करता, परंतु इसके बाद भी वे हमला करते रहते हैं। तो ये उनका लक्ष्य ही है यहूदियों को नाश करना, क्योंकि देखिए इस्लामी इतिहास अगर आप उसका आरंभ देखें तो यह अगर इतिहास की बात है, पहले एक बहुत बड़ा प्रयास है। हम अगर पैगंबर साहब के जीवन को देखें तो हो सकता है कि कभी इस्लाम इस रूप से आया ही नहीं हो, क्योंकि आपको अगर उनके इतिहास में देखा जाए तो एक इच्छा पहले ये लगती है कि उन्हें यहूदी पैगंबर की रूप में उन्हें पहचान लिया जाए। जब ऐसा नहीं होता है, उसके बाद वो जो घृणा है वो बहुत और तीव्र हो जाती है दोनों समुदाय के बीच। और बानु कुरैजा, तीन बड़े जो मदीने के जो तीन बड़े कबीले थे, बहुत बड़े समुदाय थे यहूदी, उनको समाप्त किया गया। दो भाग गए युद्ध के बाद और तीसरा जो बानु कुरैजा जो हारा, तो उसका विवरण है लगभग मेरे ख्याल से 600 से 800 कुछ बानु कुरैजा के जो उनके लोग हैं, उनकी गर्दन काटी गई और उनको समाप्त किया गया। वो जेनोसाइड है, वो बहुत स्पष्ट रूप से जेनोसाइड है जो उनके इतिहास में बड़ा स्पष्ट दिखता है। तो ये घृणा वहां से आ रही है और ये घृणा मजहब के केंद्र बिंदु में। इसमें ये कहते हैं कि आप इतिहास को देखें तो फिर स्पष्ट रूप से इतिहास को पहले से देखें। ये इजराइल की अभी 1948 की ही केवल बात नहीं है। ये घृणा जो यहूदियों के लिए इतनी भरी हुई है उनके मन में, ये बहुत पहले से और उनके मजहब के केंद्र में है। तो इस बात को हम नकार नहीं सकते। जी हाँ, वो तो उनको कह ही रहे हैं ना, वो हमाम के उसके चार्टर में लिखा हुआ है कि जी ये जो पूरी जो ज़मीन है, ये वक्फ की ज़मीन है। जी। और कल मैं बात कर रहा था रॉबर्ट स्पेंसर से, और अच्छा। कुरान की एक आयत है, ये 2.191, तो वो जी 2.191 जो है उसको हमास कोट करता है कि भाई जिन्होंने तुमको भगाया, उनको भगाना जो है वो तुम्हारा धर्म है। और इसलिए जहाँ कहीं भी कोई भी इस्लामी रूलर रह गया और उसको यदि आपने बाद में हटा दिया, जैसे भारत का उदाहरण ले लें, भारत को भी ये जो आपका मुस्लिम उम्मा है वो कहता है कि भाई भारत भी जो है वो दौरे खिलाफा था, जी कि यहाँ पर भी खिलाफत का राज था, इसलिए जी यह उनका धर्म है कि भारत में वापस इस्लामिक रूल यहाँ पर एस्टैब्लिश जी करें। इसके लिए तरह-तरह के नैरेटिव बनाते हैं, उसमें से सबसे बड़ा नैरेटिव ये बनाते हैं कि भई अंग्रेज़ों ने चूँकि भारत को मुसलमानों से लिया था, इसलिए उनको मुसलमानों को पूरा का पूरा हिंदुस्तान दे के जाना चाहिए था, जबकि उन्होंने जी केवल एक छोटा-सा पार्ट पाकिस्तान के रूप में दे दिया। जी तो ये लॉजिक जो है, ये जी सभी स्थानों पर लगाया जाता है। ये स्पेन में जी भी लगाया जाता है, ये लेबनान जी में भी लगाया जाता है। जी ये जो है वो आपके अ, आप ये समझ लीजिए कि जो उस्मानिया खिलाफत उस्मानिया, जो ऑटोमन एम्पायर के जो बहुत सारे और जो क्षेत्र थे, उनके ऊपर भी लगाया जाता है। जी ये 2.191 रेड विद जी 7.128, कि 7.128 क्या है? कुरान की 7.128 कहती है कि सारी ज़मीन अल्लाह की है। हाँ, और उसके बाद साथ 9.39 कहती है कि काफ़िरों से तुमको लड़ना है, अगर नहीं लड़ोगे तो हमेशा के लिए जहन्नुम में भेज दिए जाओगे। इन 3 जी को एक साथ आप पढ़ लेंगे तो आप देख लेंगे कि ये पूरा का पूरा जो चार्टर लिखा हुआ है। अच्छा, चार्टर भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें जो है हर आर्टिकल में
एक कुरान या हदीस का रेफरेंस आयत दिया हुआ है, जी आयत है या हदीस का रेफरेंस है, जिसमें एक में आपके वो हदीस का पूरा रेफरेंस दिया हुआ है जो कहती है कि यहूदियों को आपको ख़त्म करना है पूरी तरह से। तो ये सब पूरा जो है वो एक्चुअली थियोलॉजिकल बैटल फर्स्ट और जी ग्राउंड बैटल लेटर जी लेटर, ये जी स्थिति है इसकी। जी 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 जमीन पे और कोई और तो उसका एक माध्यम बनेगा ही। जिस प्रकार से मणिपुर में भी एक बात कही जाती है कि मणिपुर में जो युद्ध हो रहा है कुकी और मैतेई के बीच में, कुकी ईसाई और मैतेई हिंदुओं के बीच में, वह लैंड का वॉर है, वह जमीन का युद्ध है। तो देखिए इस प्रकार से तो कोई ना कोई माध्यम तो होगा ही, जमीन पे तो लड़ेंगे ही। हम इस्लामिक जो आक्रमण है भारत का, वह भी जमीन के युद्ध के रूप में हम उसको दर्शा सकते हैं, क्योंकि भूमि तो उन्हें चाहिए ही थी, भूमि पर तो उन्हें जो है कब्जा करना ही था। तो इस रूप से तो हम किसी भी युद्ध को मजहब को उसमें से हटा सकते हैं, परंतु इसका जो प्रेरणा है वो मजहब में ही है। वरना इतनी कटुता और उनके जो लक्ष्य है, जिस प्रकार से इजराइल को समाप्त करना है, यहूदियों को समाप्त करना है क्योंकि वो अपवित्र हैं, यह जो उनके लक्ष्य हैं ये बड़े मजहबी लक्ष्य हैं, बड़े इस्लामी लक्ष्य हैं। और देखिए आप किसी भी, ये लोग बड़े स्पष्टवादी हैं, आप इनके किसी भी नेता से पूछेंगे तो वो कभी झूठ नहीं बोलेंगे। इनके जो शासन करने वाले हैं ये वामपंथी झूठ बोलते हैं, हिंदू और गैर मुसलमान अपने मन को समझाने के लिए, उनके मन में जो इनकी अवधारणा है उसको ना तोड़ने के लिए वे कल्पना करते रहते हैं कि इस प्रकार से होगा, ऐसा नहीं है, इसका अर्थ कुछ और होगा, ये कुछ कट्टरपंथी हैं जो ऐसा निकाल लेते होंगे। बड़ा स्पष्ट एक बड़ा रोचक सीन है, होमलैंड करके एक सीरियल आता है जो यरूशलेम, ये इसराइल का ही के ऊपर ही बना है, उसका एक अमेरिकन वर्जन भी बना है और पहले वो इसराइल में बना है। तो उसमें बहुत सुंदर एक दृश्य है कि जब एक वहां की जो एक्ट्रेस है वो फंस जाती है जो आतंकवादी है, प्रमुख आतंकवादी, उसके साथ, वो उसको मार नहीं रहा होता है, वो भी बंधा हुआ होता है और उन दोनों के बीच में वार्तालाप चल रहा होता है। और जब वो बोलता है कि तुम यू आर कॉकरोचेस, you are insects, and it is our job, our sacred duty. Our prophet has called upon us to exterminate vermin like you. इस प्रकार की भाषा में वो बात करता है, तो वो कहती है कि you have distorted the words of the prophet, and then he says, these are the stories you tell yourselves to keep your imagination intact. It is not that just read our books, just listen to us. It is all true. This is what we want. तो वे बड़े स्पष्ट हैं। ये देखिए इसका केस तो इतना सीधा है, अगर आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाएं, किसी भी अगर कोर्ट में जाएं और वहां गवाही, जब अपराध कैसे सिद्ध होता है कि अपराधी कहे कि उसने अपराध किया है, अपराध स्थल पर वहां पर सारे जो एविडेंस है वो मिल जाए कि उसने अपराध किया है और अपराधी यह स्वीकार करे कि उसने अपराध किया है, तो इस पर अब कोई संदेह करने का, अपराध हुआ है तीसरी बात है, तो संदेह करने का कोई बात ही नहीं होती। यहाँ पर एक अटैक होता है, एक आक्रमण होता है, उस आक्रमण के बाद वे बड़े जोर शोर से और बहुत खुले रूप में स्वीकारते हैं कि उन्होंने यह आक्रमण किया है। इसका कारण क्या है वो भी वे स्वीकारते हैं, बल्कि टीवी पर खोल के जिस प्रकार से आप आयत और रेफरेंस दे रहे हैं वे भी देते हैं और वे बताते हैं कि इसलिए हम कर रहे हैं, हम फिर भी नहीं मानते। तो अब इससे बड़ी मूर्खता है, ये आंखें बंद कर लेना है। मुझे पता नहीं, लेकिन स्पष्ट जो सत्य है वो तो बड़ा स्पष्ट। अब आप ये देखें कि इसमें इनका ये भी है कि ये याद रखते हैं, जैसे योम किपर वॉर 1973 वाला जो है, जी वो रमज़ान के महीने में, क्योंकि रमज़ान जो है इज़ द मंथ ऑफ वॉर जी और इसको जो है हमारे जो गैर मुसलमान हैं, वो पता नहीं किससे सीख के और क्या कहने के लिए और अपने को क्या भ्रमित करने के लिए उसको जी मंथ ऑफ पीस बोलते हैं। जी वो खुद जो है वो नबी हुजूर जो है वो पूरा रमज़ान जो है उसको मंथ ऑफ वॉर, बैटल ऑफ बदर हो चाहे और बड़ी बैटल्स हो, वो सब की सब जो रमज़ान महीने में ही लड़ी गई। मक्का को रमज़ान के महीने में फ़तेह किया गया। तो जी अब जी इट इज़ उनके द नियम मंथ जो ऑफ हैं खाने पीने के, आप उससे स्पष्ट पता चलता है ना कि रात में तो युद्ध कर नहीं सकते, तो रात में खा लें, दिन ढलने के बाद आप खा सकते हैं, सूरज की पहली किरण निकलने से पहले खा सकते हैं। इसका अर्थ ही है कि वे पूरे दिन में युद्ध के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, बहुत ही स्पष्ट है। और योम किपर वॉर जी रमज़ान के महीने में
उनके होली डे के दिन लॉन्च किया गया। जी, और उस समय भी जो है, जो बातें सामने आ रही हैं, वो ये है कि इंटेलिजेंस 1973 में भी इज़राइल के पास थी। उन्होंने उस इंटेलिजेंस को अंडर एस्टिमेट किया। जी, और उसको अंडर एस्टिमेट यूँ किया कि उनका मानना था कि इनके पास सुएज़ को पार करने का कोई तरीका नहीं है, इनके साधन पास टेक्नोलॉजी नहीं है। तो ये वैसे ही सुएज़ को पार नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने उस इंटेलिजेंस को अंडर प्ले कर दिया। अब ये समाचार आ रहा है कि इंटेलिजेंस तो इनके पास इसकी भी थी, कि गाज़ा में एक्टिविटी देखी गई, रिपोर्ट हुई, और मोसाद को भी रिपोर्ट हुई, शिन बेट को भी रिपोर्ट हुई। रात में 3 बैठकें हुईं, फिर ये माना गया कि नहीं, इनके पास ये जो है ना, ये इतना बड़ा खतरा नहीं है। इनके इतना बड़ा इनके पास वो साधन नहीं है। कुछ जो है वो टुकड़ियाँ भेजी भी गईं, छोटे-छोटे कुछ डिटैचमेंट्स जो हैं वो सदर्न इज़राइल में भेजे भी गए। लेकिन एक जो जनरल अलर्ट है वो साउंड नहीं किया गया। तो ये आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये जी, 1973 की एनिवर्सरी को जी, इन्होंने फिर से लॉन्च किया। तो जी, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये जो है नॉन मुस्लिम्स को ये समझना चाहिए कि भई ये जो दिन है, इनका क्या महत्व होता है। डायरेक्ट एक्शन डे जी, किस दिन किया गया? बैटल ऑफ बदर जी, वाले दिन। जी, जी, ग़ज़वाए बदर 17 रमज़ान के दिन जी, उन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे किया। जी, जी, और इसी तरह से यहाँ पर भी आप देखिए ये किस तरह से कोइंसाइड करते हैं। ये इनका योम किपुर के बाद एक लंबा फेस्टिवल होता है, सिग्गोत फेस्टिवल, सिग्गोत बोलते हैं उसको। हुँ, हुँ, उस फेस्टिवल के अगले दिन शनिवार था। शनिवार जो है, आप अगर कभी इज़राइल गए हों तो देखेंगे आपको अ, जुम्मे के दिन तो मुसलमान सारा काम करते हैं, अलावा वो जो 2 घंटे हैं उसको छोड़ के। और संडे के दिन भी आप देखते हैं ईसाई बाकी सारे काम तो करते ही हैं। लेकिन सैटरडे के दिन मैंने देखा जब मैं इज़राइल में था कि सैटरडे के दिन तो साहब वो कुछ भी नहीं करते। हुँ, यहाँ तक कि लिफ्ट भी उस पूरी दिन छुट्टी। ऑटोमैटिक चलती है। आप जी, लिफ्ट जी, में बटन तक नहीं दबाते। जी, इस तरह की जी, व्यवस्था होती है वहाँ पे। जी, लो, और सवेरे के ब्रेकफ़ास्ट के अलावा कोई भोजन की भी व्यवस्था नहीं होती होटल में। हाँ। तो जी, ऐसा दिन उन्होंने चुना, उनको पता था कि इज़राइल वाले जो हैं वो सब बिल्कुल आज उनकी रिलैक्स सैबत करना। है, तो आज जी, वो कोई काम नहीं करेंगे। जी, और वो कोई काम नहीं कर रहे थे। जी। उनको रिस्पॉन्स टाइम इतना ज़्यादा लग गया जी, कि 6-6, 7-7, एक किसी को तो 26 घंटे बाद रेस्क्यू किया गया। जी, तब तक तो बहुत कुछ होता है। तो ये ज प्लानिंग जो है वो जी, आला दर्जे की थी, जी, कहा जी। जाएगा। जी, इसमें एक मानसिकता का अगर हम बात करें, तो अगर आप तकनीकी की बात करें तो इज़राइल और फ़िलिस्तीन में और फ़िलिस्तीनियन जो लोग हैं, उनमें कोई तुलना नहीं है। इज़राइल बहुत ही आगे है, बहुत स्पष्ट है। पर इतिहास में तो बार-बार देखा गया है, जो तकनीकी में, सभ्यता में आगे है, उसको बारंबार जो बारबेरियन है, वो हराते रहे हैं। चीन को बार-बार मंगोलों ने और जो ऊपर से जो आक्रमणकारी हैं, उन्होंने हराया है। रोम को हुनों ने और बाकी फिर ईसाइयों ने हराया है। उसके बाद आज अमेरिका हम देखें तो एलजीबीटीक्यू जो हिमा है, उसके सामने घुटने टेका हुआ है। तो भारत को जो है अभी बारबेरियंस ने ही हराया है। तो बड़ी से बड़ी शक्तियों को तकनीकी और विज्ञान में आप कितने भी आगे हो जाएँ, अगर आप मन से भ्रमित हैं, मन का भ्रम है, तो आप कैसे भी हार सकते हैं। अभी देखिए बहुत स्पष्ट रूप से दिखता है इस युद्ध में ऐसा क्या हुआ। इस युद्ध में जो अभी जो आक्रमण हुआ है, तो शॉक जैसा आपने बहुत अच्छे से बताया कि किस प्रकार से उनको दे वर कॉट अनअवेयर्स, तो उनका जो रिस्पॉन्स टाइम है बहुत लॉन्ग हुआ। पहली बात तो ये कि ऐसे दिन, ऐसे समय पर आक्रमण करना जब आपको पता हो कि वो बहुत तीव्र रूप से आपके आक्रमण का सामना नहीं कर सकते। फिर अगर आप जब आंकड़े देखें अब, तो इज़राइल ने कहा है कि 1500
उनके लड़ाकों की लाश तो, फिलिस्तीनियन लड़ाकों की लाश तो उन्होंने बरामद कर ली इसराइल के अंदर ही, और 1200 से 1400, हम कह सकते हैं 1500 ही इजरायली यहूदी मारे गए उसमें। तो देखिए पहले ही अटैक में 1-1 का रेशो तो है, और वे जानते हैं कि अब जो युद्ध होगा इसमें गाजा में भी कई आतंकवादी वहां मारे जाएंगे, लेकिन इसकी उन्हें चिंता नहीं। ये मानसिकता हमें समझनी पड़ेगी कि ऐसी चिंता उन्हें क्यों नहीं, क्योंकि वे अपने आप को मनुष्य, ना वे आपको मनुष्य मानते हैं। उनकी भाषा में आप देख लीजिए, जो गैर मुसलमान है उनके लिए जो शब्द का प्रयोग होगा, इंसेक्ट, कीड़े, कॉकरोचेस, इस प्रकार की भाषा का जो वो है प्रयोग होता है। उसके बाद वे स्वयं को भी मनुष्य नहीं, वो केवल मुसलमान है, और क्योंकि मुसलमान 2 बिलियन है तो उनको वो इकाई मानते हैं, उनको वो एक इकाई भी मानते हैं। तो इसराइल को अगर समाप्त करना, क्योंकि इसराइल उनकी सत्ता पर बहुत बड़ा धब्बा है। कि ऐसा कैसे हुआ कि जैसा आपने कहा, वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ, एक बार जो इस्लामी धरती है वो वह सदैव इस्लामिक धरती रहनी चाहिए। ऐसा कैसे हो गया कि किसी गैर मुसलमान शक्ति ने, ऑटोमन एम्पायर, उस्मानी खिलाफत उस्मानिया जैसा आप बोल रहे थे, उसके जाने के बाद किसी एक गैर मुसलमान और वह भी यहूदी शक्ति ने आके उनकी धरती पर कैसे बना लिया यह देश। तो उनका लक्ष्य, उनके लिए यह उनके कह सकते ईगो को बड़ा आहत करता है कि हमारे इसमें ऐसा देश कैसे बन गया। इसको समाप्त करना बहुत आवश्यक है। इसके लिए वे एक पूरा देश भी बलिदान क्यों ना कर दें, इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है। और बात समझने की ये है कि ये केवल बाकी जो इस्लामी देश हैं, केवल उनकी ये गणना नहीं है, उनका ये निर्देश नहीं है। स्वयं फिलिस्तीनी जानते हैं वे गाजा में क्यों हैं। आप गाजा की जनसंख्या को देखिए, पद दलित है, चारों ओर से ना भोजन है ना पानी है। पहले तो इजिप्ट से इतना बड़ा जो उनकी सीमा लगी हुई है, वो सीमा बाद में सील हुई है। सबसे इसराइल के बाद जो उनका बॉर्डर लगता है वह तो इजिप्ट से ही लगता है, और वह बार बार खुला है। और खुलने का असर ये हुआ है कि वहां से सीधे आतंकवादी आते हैं और सारा उनको रसद माल पहुंचाते हैं, इस कारण से उसको सील किया गया है। तो पहले तो वो कोई ब्लॉकेड उनके ऊपर सेल्फ इम्पोज है, और इनकी जनसंख्या दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती जा रही है। 2.3 मिलियन, जहां पर मेरे ख्याल से एक स्थान पर तो 8 मील की चौड़ाई रह जाती है गाजा पट्टी की। 8 मील को अगर आप बदलें तो मेरे ख्याल 11-12 किलोमीटर होता है। तो 11, हाँ, वो केवल इतनी 10-11 चौड़ाई, किलोमीटर की ही है चौड़ाई उसकी। जी इतनी इतनी चौड़ाई है। इतने में, और लंबाई थोड़ी अधिक है, इतने में 2.23 लाख लोग, और दिन दूना रात चौगने। तो ये तो बड़ी, मतलब ऐसा कैसा जेनोसाइड इसराइल उनका कर रहा है कि हर जेनोसाइड के बाद उनकी जो जनसंख्या है वह दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती जा रही। तो यह उनका लक्ष्य है। वे पूरे फिलिस्तीनी ये जानते हैं वे अपने आप को कुर्बान कर रहे हैं। हमने भारत में भी देखा कि किस प्रकार से जब पथराव में एक मुसलमान युवा मारा गया, तो उसकी माँ का कहना है कि वह तो वो तो क्या हुआ, ऐसे 100 लड़के कुर्बान। तो यही उनका भी भाव है कि वे अपने जान की भी नहीं सोचते। उनको मालूम है कि इसराइल कैच 22 में है। अगर वह उत्तर नहीं देता है तो सदैव के लिए वो हार गया। इसके बाद ऐसे हमले हर सप्ताह होने हैं। अगर इसराइल ने इसका उत्तर नहीं दिया, उत्तर दिया तो वो अट्रॉसिटी पॉर्न क्रिएट करेंगे। बाद में ये बताया, देखिए ये फिलिस्तीनी लड़की को, ये बच्ची को ये इसराइल के बम में गिरी, देखिए यहाँ खाना नहीं है, देखिए यहाँ पानी नहीं है। यूएन के यहाँ पर जो रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन है, एमनेस्टी का कोई मारा जाएगा, ह्यूमन राइट्स HRW का कोई मारा जाएगा, उससे लेकर ये अट्रॉसिटी पॉर्न बनाएंगे, जिससे अगले 50 साल तक अपना प्रोपेगेंडा करते रहेंगे। और उन्हें स्पष्ट रूप से मालूम है कि इसराइल ने उत्तर दिया तो भी वह फिलिस्तीन का लक्ष्य पूरा हुआ, इसराइल ने उत्तर नहीं दिया तो उनका लक्ष्य पूरा हुआ है। तो इस तरह की कैच 22 सिचुएशन में जेनोसाइडल जो ये मानसिकता है, उससे वे इसको फंसाते हैं। ये समझना बहुत आवश्यक है। और एक कहना चाहिए, बहुत ही हृदय विदारक घटनाएं हैं। आप तो इसको दशकों से इसका अध्ययन कर रहे हैं, मुझे भी 1.5 दशक लगभग हो गया इसका अध्ययन करते हुए। परंतु आइसिस से भी अधिक बर्बरता से, जिस प्रकार से गर्भवती महिलाओं के पेट चीर, यहूदी गर्भवती महिलाओं के पेट चीर के फिलिस्तीनी मुसलमानों ने जिस प्रकार से जीवित हैं वो बच्चे निकाले, जो 1.5 और यहाँ तक कि 6 महीने के बच्चे के, जब वो जीवित है, उसकी गर्दन काटी है, बेहद किए हैं, स्त्रियों के संग जो विभत्स कुकर्म किए हैं। तो इस स्थिति तक आने के बाद भी आप देखें कि जो
ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं पूरे विश्व की, जो वामपंथी जो संस्थाएं हैं, वे बड़े प्रखरता से ओरिजिनल सिन, आप देखिए किस प्रकार की भाषा का करते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया या किसी उसमें ही अभी मैंने एक लेख पढ़ा जिसमें व्हाट इज द ओरिजिनल सिन, तो उसमें ओरिजिनल सिन इसराइल की स्थापना को बताया, ना कि बानु कुरैजा का जो जेनोसाइड हुआ है आज से 1400 साल पहले, वह ओरिजिनल सिन नहीं बताया गया। जब पहली बार एक बिना किसी कारण के, जबकि वे उन्हीं का नगर था मदीना, वहीं पर वे यहूदी रहते थे कबीले, जब बिना किसी अपराध के जब मुसलमानों ने उनका जो वहां समुदाय था उन्होंने उनका नरसंहार किया, वो ओरिजिनल सिन नहीं, ओरिजिनल सिन है इसराइल की स्थापना, जो बड़ी शांति से जमीन खरीद कर, भूमि का क्रय करके उन्होंने धीरे धीरे अपना देश बनाया, बड़ी ईमानदारी से। इसमें एक भी इंच धरती लूटी हुई नहीं है, वो उन्होंने खरीदी है। जो इसराइल जो बना पहले में, जब पहली बार जब स्थापित हुआ है, उसमें एक एक इंच धरती उन्होंने खरीदी। तो इस प्रकार से जिस इसराइल की उन्होंने स्थापना की, उसको ओरिजिनल सिन बताते हैं। तो हमारा इससे सीख क्या है? हम हिंदुओं को ये सीख लेनी चाहिए कि ये जो सारी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, इनका एक आप पूरा राग देखें। इसलिए हमें भूगोल की, इतिहास का अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। पूरे विश्व में सैमुअल हंटिंगटन की जब हम बात सुने, इस्लाम हैज ब्लडी बॉर्डर्स, पूरे विश्व में देखें जहां जहां इस्लाम की झगड़ा है किसी और समुदाय से, वहां पर ये वामपंथी और सो कॉल्ड मानव अधिकार की जो संस्थान है, ये केवल और केवल इस्लामी समुदाय का ही समर्थन करते हैं। चाहे भले ही उन्होंने 6 महीने की बच्चे की गर्दन भी क्यों न काट दी हो, तो इनके अंदर कोई मानवता नहीं है। इन मानव अधिकार संस्थानों में, इन वामपंथी संस्थानों में, इन ह्यूमन राइट्स वॉच में कोई मानवता का लेश मात्र नहीं है। ये सब बिके हुए हैं, ये केवल आतंकवादियों के कुकृत्यों को छुपाने के लिए बने हुए हैं। हमें इनकी बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें अपना बचाव करना चाहिए, और ऐसी विचारधारा जो हमें नष्ट करने के लिए बनी है, उसका विनाश करने के लिए हमें पूरा प्रयास भी करना चाहिए। देखिए, मैं कहता हूं कि इन अ वॉर द ओनली मोरालिटी इज विक्ट्री। आप बचे नहीं तो आपकी सारी जो नैतिकता है वो सब धरी की धरी रह जाएगी, और अनैतिक मूल्यों का ही उसमें विजय होगी। तो आपको जीतना है इस युद्ध में, और वह युद्ध है, यू मे नॉट बी इंटरेस्टेड इन इस्लाम बट इस्लाम इज इंटरेस्टेड इन यू। क्योंकि वो पहली, जैसा आपने बताया, वक्फ की जो अवधारणा है, एक तो उनका जो ओरिजिनल क्लेम है वो तो ये है कि अल्लाह ने तो पूरा जो धरती थी वो मुसलमानों को दी है, ये तो गैर मुसलमानों ने आके हड़प ली है। मतलब आप और हम स्क्वाटर हैं। अब देखिए, वो तो स्क्वाटर है को ना, हटाना तो एनक्रोचर्स हैं, स्पॉटर्स हैं। हम हम इंक्रोचर्स हैं, तो हमें हटाना तो उनका मजहबी कानून है, उसमें तो वो कोई कानूनी बात कर रहे हैं। और ये इसमें हमको हास्यास्पद लग सकती है। देखिए, एक जो जो जिस मुसलमान का विश्वास है इन अवधारणाओं में, इस्लाम में, उसको ये विचित्र नहीं लगता, तो उसके लिए कानून है। भारत पर हमारा, हम इंक्रोचर हैं, उन्हें हमें हटाना उनका कर्तव्य है, उनके मजहब के अनुसार। तो जब तक आप ये युद्ध, आप शांत रहें या आप मुखर हों, आपको इस्लाम से कोई लेना देना हो या ना हो, आपके पीछे ये युद्ध जो आज इजराइल ने, यहूदियों ने झेला है, हमास ने जो उनके साथ किया है, ये आपके गांव, नगर, देश में आज नहीं तो कल आपके साथ होने वाला है, अगर आपने आज इस युद्ध को पहचाना नहीं, और एक क्षत्रिय की भांति अपने ही परिवार, आप दूसरे तो समाज को भूल जाइए, देश और धर्म को भूल जाइए, अपने परिवार की ही रक्षा के लिए अगर आप तत्पर नहीं हुए, तो यह आपके साथ भी आज और कल होने वाला है, आज अथवा कल होने वाला है। तो इसलिए इसका हम तैयारी करें, विचारधारा के रूप में ये कौन से विचार हैं जो मनुष्य को इतना बर्बर बनाता है, उसको पहचाने और उससे लड़ने का हम सतत प्रयास करें। जी, और इससे जो है वो, ये जो सिद्धांत जो है, ये सिद्धांत, जैसा हमने अभी आरंभ में थोड़ा इसके बारे में चर्चा की थी, ये सिद्धांत के जो हिंदू है, वो भी एक स्क्वाटर है, एनक्रोचर है, अतिक्रमी है। ये हिंदुओं पर भी लागू करते हैं ये पूरी तरह से। और जी। आप खुतबों में या इधर-उधर जो है वो आप बात सुन सकते हैं। आज भी मस्जिदों में लगातार ये खुतबे दिए जाते हैं कि भई ये इस्लाम की ज़मीन है, ये दौर खिलाफ़ा था, इसको वापस जी। लेना जो है वो जी। हमारा कर्तव्य। कर्तव्य है। जी। बिल्कुल, ये बात ये लगातार करते रहते हैं। तो हमें भी जी। ये इसका ध्यान रखना पड़ेगा, सबको समझना पड़ेगा कि भई
ऐसा नहीं है कि हम इस प्रजातंत्र में पूरी तरह से सुरक्षित। सुरक्षित हुए हैं। जी, बिल्कुल नहीं। कोई भी सुरक्षित नहीं है। देखिए आप बहुत मुखर हैं संजय जी, इसकी चर्चा करते हैं। आप और वह व्यक्ति जो बिल्कुल भी नहीं बोलता, वो दोनों बराबर खतरे में हैं। मैं और वह व्यक्ति जो बिल्कुल नहीं बोलता, हम दोनों बराबर खतरे में हैं। मैं इसका उदाहरण देता हूँ। बारंबार उदाहरण है। वियना में अभी ये हमास के हमले में एक म्यूजिक फेस्टिवल हो रहा था, जहां पर एलजीबीटी कम्युनिटी भी बहुत थी, जो कि लगभग इनका समर्थन करते हैं, इसराइल के अंदर भी। तो उन्होंने तो कभी इस्लाम के विरोध में या फिलिस्तीन के विरोध में एक शब्द भी ना बोला होगा। उनको भी ऐसे ही मारा गया क्योंकि वे मुसलमान नहीं है। जब वियना में अभी 2-3 वर्ष पहले जब वो रेस्टोरेंट में जो अटैक हुआ, अब देखिए वियना तो गुड लाइफ का सबसे बड़ा सिंबल है। सब पेरिस से भी अगर कोई बड़ा कल्चर्ड सिटी इस समय माना जाता है, जिसमें बड़ी बौद्धिक बातें होती हैं, वहाँ का भोजन बहुत अच्छा है, वहाँ का वास्तुशिल्प और नगर बहुत अच्छा है, तो वियना जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है, जब वियना पर अटैक हुआ था, तो वे रेस्टोरेंट में जाके जो बेचारे भोजन कर रहे थे, वहां पर आनंद लेने आए थे, जो बैठकर भोजन कर रहे थे, जो अपने जीवन में हो सकता है कदाचित तो उन्होंने भोजन के अलावा या जो कला के अलावा किसी बात पर चर्चा ना की हो, उनको स्ट्रेफ किया, उनको इनडिस्क्रिमिनेटली बिना जाने कि उनके विचार क्या हैं, उनको मारा गया। जिस प्रकार से वो सैमुअल पैटी की जो बेहेडिंग हुई, उसके बाद जिन जिन की हत्या हुई, उन्होंने तो कभी कुछ बोला ही नहीं था। तो देखिए, आप बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। इसलिए अच्छा है कि हम अपने सजग रहें। हम सब अपने अपने आसपास के जो व्यक्ति हैं, उन्हें जागरूकता, इस प्रकार का शत्रुबोध, हम उसको अ, अ, और गाढ़ा करें। क्योंकि सीताराम जी जिस प्रकार से कहते थे कि जब आप विचारों की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तो आपको फिजिकल लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इसलिए विचारों की लड़ाई लड़ लेना सही है, वह बड़ा पीसफुल है, उससे कम से कम और न्यूनतम हिंसा होती है। और अगर आप ये नहीं करते हैं, अगर मस्तिष्क से आप लड़ाई नहीं करते हैं, तो आपको असली लड़ाई सड़क पर आके करनी पड़ती है। तो इस बात के लिए हमें सजग हो जाना चाहिए। हमें पहले विचारों की लड़ाई अच्छे से लड़ लेनी चाहिए, जिससे कि हमारा जो पूरा समाज है, वह सजग रहे। बिल्कुल, 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 आप सही कह रहे हैं और यहीं पर अब हम अपनी परिचर्चा को आज विराम देंगे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, दर्शकों को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।